हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं 2018 का। पिछले 7 पार्ट आपने देख लिए होंगे जिसमें हमने 140 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के। ज्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही यहाँ पे रहने वाले हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 है, 141 से 160 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही पॉलीमर से है ना। पॉलीमर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोपॉलीमर। देखिए कोपॉलीमर का नाम है मतलब साथी, को का मतलब होता है साथी। ठीक है, तो इसमें से देखना है कि क्या है। तो कोपॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जहां जिन पॉलीमर के मोनोमर मोर देन वन, क्या हो, मोर देन वन मोनोमर अगर रहे हो, एक से ज्यादा मोनोमर अगर किसी पॉलीमर के रहे हो तो उन्हें हम कोपॉलीमर नाम देते हैं। तो सबसे पहला ही हमारे पास यहाँ पे जो आप पॉलीमर देख पा रहे हैं दैट इज बेकेलाइट। बेकेलाइट जो बेसिकली वो फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड का रिजाइन होता है। फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है आपका बेकेलाइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा सकता है कि बेकेलाइट इज अ कोपॉलीमर। तो ये कोपॉलीमर होता है। मेलामाइन किससे बनता है स्टूडेंट? तो लास्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया था इसके बारे में कि मेलामाइंस किससे बनता है और किसके ट्राइमराइजेशन से बेसिकली मेलामाइन की फॉर्मेशन होती है। अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा तो जरूर याद होगा। तो ये भी बेसिकली आपका होमोपॉलीमर की कैटेगरी में ही आता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये बेसिकली विनाइल क्लोराइड से ही बनता है भाई। ये भी अकेला सिर्फ किससे बनता है? इससे ही बनता है, विनाइल क्लोराइड से। तो ये भी आपका कोपॉलीमर नहीं होता। एंड लास्ट इज योर पॉलीथीन। तो पॉलीथीन तो आप सभी को पता होगा कि ये इथीन से बनता है भाई। तो ये भी आपका एक ही मोनोमर है, ये भी एक ही और ये भी एक ही। लेकिन यहाँ पे जो बेकेलाइट है वहां पे मोर देन वन मोनोमर्स है। बेकेलाइट जो है वो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है, इसलिए बेकेलाइट इज अ कोपॉलीमर। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाना चाहिए था। ठीक है भाई, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसके बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होंगे? देखिए भाई, अगर क्वेश्चन अल्कोहल्स का आ जाए, ईथर का आ जाए, अमाइंस का आ जाए, हाइड्रोकार्बन्स का आ जाए, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट देखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वान डेर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। एंड वान डेर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन डिपेंड करती है आपका मोलिकुलर वेट पे। जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा वान डेर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगी। एंड जितनी ज्यादा वान डेर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगी उतने ज्यादा ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। सबसे पहला है डाई मिथाइल अमीन, है ना। तो डाई मिथाइल अमीन अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया और यहाँ पे भी आपने CH3 लगा दिया, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इथाइल मिथाइल अमीन यानी कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपने क्या किया होगा कि यहाँ पे C2H5 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया और हाइड्रोजन। उसके बाद है आइसोपेंटेन। हालांकि यहाँ पे आइसोपेंटेन का कोई खास रोल बनने वाला नहीं। दिस इज योर आइसोपेंटेन। लास्ट ब्यूटाइल अमीन, है ना। तो अगर आप ब्यूटाइल अमीन की बात करेंगे तो दिस इज योर ब्यूटाइल अमीन, है ना। ये आपका क्या है भाई? ब्यूटाइल अमीन। देखिए स्टूडेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4 हो गए नाइट्रोजन में। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन कार्बन है। अगर आप इसमें देखेंगे स्टूडेंट इस वाली में 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आ गया NH2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मोलिकुलर वेट है वो सबसे ज्यादा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मोलिकुलर वेट है वो सबसे ज्यादा है। अगर इसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है तो इसकी वान डेर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होगी। तो इसी के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बिल्कुल सही लगाया हुआ है, दैट इज ब्यूटाइल अमीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। द नाइट्रोजन इन द क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? देखिए क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बेसिकली आपने कोई अल्काइल ग्रुप लगाया हुआ होता है ना। ये काफी रिएक्शंस में यूज होता है भाई ये वाला। तो यहाँ पे आपने कोई 4 अल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं तो इसके ऊपर आ जाता है जी पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोलते हैं।
क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोलते हैं। और यहाँ पे आप 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड देख पा रहे हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज अ टेट्राहेड्रल। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, वो टेट्राहेड्रल होती है। तो ये बिल्कुल सही लगाया हुआ है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। ये बेसिकली भाई आपका एक जो स्पेशली रिएक्शंस होती है ना, एलिमिनेशन रिएक्शंस में काम आता है ये, एलिमिनेशन रिएक्शंस में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड। नोट वर्ड के ऊपर फोकस करना भाई, हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, नोट इनकरेक्ट वर्ड ऐसे वर्ड को बड़ा ध्यान से देखना है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइंस। इनमें से कौन सा मेथड अमाइंस को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला हिंसबर्ग मेथड है, तो ये बिल्कुल यूज किया जाता है भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी यूज किया जाता है एंड होफमैन आइसोसाइनाइड प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। बट कर्टियस मेथड जो होता है, देखिए कर्टियस से हम अमाइन की फॉर्मेशन तो कर सकते हैं बट उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। कर्टियस जो है बेसिकली नाइट्रीन इंटरमीडिएट की एक रिएक्शन होती है, काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया भी इसके बारे में। ये इस रिएक्शन से अमाइन की फॉर्मेशन जरूर होती है बट इससे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अमाइंस के मिक्सचर को। तो इन तीनों मेथड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो मेथड होता है ये आपके लिए वैसे भी काम आ जाएगा। सबसे पहला मेथड है हिंसबर्ग रिएक्शन इज अ केमिकल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अमाइंस। तो ये भाई अमाइंस को डिटेक्ट करने का टेस्ट भी होता है। अ प्राइमरी अमाइन विल बी फॉर्म अ सोल्यूबल सल्फोअमाइड सोल्ट which precipitate after addition of dilute hydrochloric acid। तो यहां पे भाई जो प्राइमरी अमाइन होगा वो सोल्यूबल सोल्ट देगा। क्या देगा? सोल्यूबल सोल्ट देगा। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन इन द सेम रिएक्शन विल बी डायरेक्टली फॉर्म एन इनसोल्यूबल, तो ये इनसोल्यूबल बना देगा भाई सेकेंडरी। अ टर्शियरी अमीन विल नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। आफ्टर एडिंग डाइल्यूट एसिड दिस इनसोल्यूबल अमाइन इज कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल सोल्यूबल अमोनियम सोल्ट। तो भाई ये बेसिकली टेस्ट होता है, अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी 3 डिग्री अमाइंस को अलग अलग सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली ये टेस्ट होता है। हिंसबर्ग रिएक्शन से या हिंसबर्ग टेस्ट भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज योर होफमैन्स आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर द मिक्सचर ऑफ, देखो यार साफ साफ लिखा हुआ, मिक्सचर ऑफ 3 अमाइंस इज ट्रीटेड विद डाइइथाइल ऑक्सोलेट। डाइइथाइल ऑक्सोलेट, the primary amine form a solid oxamide, a secondary amine give a liquid oxamide ester, while tertiary amine does not react। तो ये भी भाई बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने का मेथड होता है। उसके बाद लास्ट जो है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसमें तो भाई पता ही होगा आपको। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्राइमरी अमाइंस इज रिकवर्ड व्हेन सॉलिड oxamide is heated with caustic potash solution collected as distillate on distilling the reaction mixture. The liquid is subjected to fractional distillation when tertiary amines distill over the remaining liquids। तो ये बेसिकली तीनों मेथड ही यूज किए जाते हैं। तो इसलिए उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? कर्टियस रिएक्शन उसका आंसर आएगा। उससे हम अमाइंस बना जरूर सकते हैं, नाइट्रीन इंटरमीडिएट की रिएक्शन जरूर होती है। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग। देखिए भाई ये आपका NH है ना, अमाइन और OH। तो क्या नाम से पता लग रहा है कि अमाइंस एंड आपका OH, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसे। फर्स्ट वाले को हाइड्रोक्सिल अमीन बोला जाता है। NH2 NH2 इज योर हाइड्राजीन एंड दिस इज योर सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, इसकी फॉर्मेशन भाई आप बना सकते हैं। जो मैंने लास्ट में कर्टियस रिएक्शन दी है, अगर आप लास्ट स्टेप में यूरिया रखते हैं तो वहां पे इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज सेमी कार्बाजाइड। तो ये बेसिकली नाइट्रीन इंटरमीडिएट की रिएक्शन में सामने आता है सेमी कार्बाजाइड। तो ये बिल्कुल सही लगाया हुआ जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये इजी क्वेश्चन था, होप कि आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्या कहा गया है? ऑक्सीडेशन ऑफ टोलेंस रिएजेंट इज डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ऑक्सीडेशन टोलेंस टेस्ट कौन शो करते हैं? बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं भाई। कौन शो करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं। उसके बाद टोलेंस टेस्ट वो कार्बोहाइड्रेट्स भी शो करते हैं। मोनो
जो जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स वो सारे ही शो करते हैं, है ना, सारे ही शो करते हैं। उसके बाद डाइसैकेराइड्स में अगर सिर्फ सुक्रोज को छोड़ दोगे, सुक्रोज को ना, बेसिकली वो तो बेसिकली रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी होती है, हालांकि उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सुक्रोज आपका भाई टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो नहीं करता है। एंड सेलुलोज इज अ पॉलीमर, ये भी एक प्रकार से पॉलीसैकेराइड्स होता है, ये भी शो नहीं करता है। अब बात आती थी फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में, हालांकि फ्रक्टोज भी शो करता है भाई, लेकिन इसका करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन प्रेजेंट होता है, बट पॉसिबिलिटी होती है भाई यहाँ पे भी आपका ये टेस्ट शो करता है। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट इज डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज योर ग्लूकोज, ग्लूकोज बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, सभी बच्चे जानते होंगे प्राइमरी अमाइंस को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस रिएक्शंस का मैंने रिएक्शंस आपको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ताकि आप इसको देख पाए। सबसे पहले तो भाई थैलामाइड का पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको थैलिक एसिड का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा थैलिक एसिड होता है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये रहा जी, तो ये C डबल बॉन्ड OOH हो गया, एंड इसी प्रकार C डबल बॉन्ड OOH हो गया। आज की क्लास में इसके बारे में इसी वीडियो में एक और जिक्र आएगा। दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो ये थैलिक एसिड होता है। तो थैलामाइड बनाना है तो कैसे बनाओगे भाई, थैलामाइड बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो ये जो थैलामाइड है ये कुछ इस टाइप से थैलामाइड बनाया जाता है। तो इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवाएं और क्या बनता है पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने आइडिया आपको दे दिया। देखिए सबसे पहले दिस इज योर थैलामाइड, दिस इज योर थैलामाइड, अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन ना, ये प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, नेगेटिव आया। अब यहाँ पे हम कोई अल्काइल हलाइड लेके रखते हैं तो ये यहाँ पे अटैक कर देता है और X बाहर लीव कर जाता है, ये बनेगा जी एन अल्काइल थैलामाइड, एन अल्काइल थैलामाइड बनेगा। अब ये जो बना इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शंस करवाने पे ये बेसिकली आपका इस कंपाउंड के अंदर ओपन हो जाएगा फाइनली, और हमें यहाँ पे मिलेगा हमारा प्राइमरी अमाइन। तो जो आप बेसिकली RX लिया था आपने, RX उसी का R एंड NH2 अमाइन लग जाएगा। अमाइन बेसिकली यहां से निकलेगा भाई, अमाइन यहां से निकलेगा, ये पूरा अलग हो गया भाई। इसको अगर आप समझना चाहें तो देखो, इसको भी बेसिकली हमने OH दे दिया, इसको OH दे दिया है, एंड इसको भी हमने OH दे दिया है, दोनों को OH दे दिया, और एक एक हाइड्रोजन इनके पास आ गया, है ना। ध्यान से देखिए भाई क्या हुआ होगा यहाँ पे, एक्वस NaOH है ना, तो इस बॉन्ड को तोड़ो इसको OH दे दो, इस बॉन्ड को तोड़ो इसको OH दे दो, तो वाटर का H तो इसके पास रहा होगा ना, तो यहाँ पे ये बेसिकली भाई हमारा प्राइमरी अमाइंस बनता है। तो बिल्कुल सही है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, है ना, प्राइमरी अमाइंस, बिल्कुल सही है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया जस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ट्रिक है मेरे पास, दैट इज ओम्स गैप, दैट इज ओम्स गैप, ये ट्रिक होती है भाई। ये हमारे जो है 6 लगा लो भाई, ये 6 हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ओम्स गैप बोलते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है दैट इज योर ऑक्सैलिक एसिड, O का मतलब यहां पे होता है ऑक्सैलिक एसिड से, M का मतलब होता है मैलिक एसिड से, मेलोनिक बोल दो या मैलिक बोल दो एक ही बात है। उसके बाद सक्सिनिक, ये हो गया भाई आपका सक्सिनिक हो गया, उसके बाद ग्लूटामिक हो गया भाई, है ना, ग्लूटामिक हो गया, ग्लूटामिक, ग्लूटामिक हो गया। मैं इनको इनकी स्ट्रक्चर का भी आपको ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद एडिपिक होता है भाई, एडिपिक, एंड उसके बाद थैलिक होता है लास्ट वाला, उसके बाद लास्ट वाला थैलिक होता है, थैलिक हो जाएगा। तो ये है जी बेसिकली, तो देखो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, मेलोनिक आ गया, ग्लूटामिक आ गया, ये तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो होता है ना आपका ब्यूटेरिक एसिड, ये बेसिकली आपका जो है डाई नहीं होता, ये मोनो ही होता है। ब्यूटेनोइक एसिड को ही बेसिकली बोला जाता है, ब्यूटेनोइक एसिड का ही ये नाम होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनके ट्रिक्स ऐसे स्टूडेंट देखिए, ऑक्सैलिक का मतलब है कि यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे लगा दो, सॉरी ये बिल्कुल शायद मैंने गलत बना दिया है यहाँ पे भाई। ऑक्सैलिक एसिड का मतलब होता है यहाँ पे CH2, इसके ऊपर भी C डबल बॉन्ड OH एंड इसके ऊपर भी C डबल बॉन्ड H, दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद भाई 2 एसिड ऐड करते हुए जाना कुछ इस प्रकार से, तो ये आपका मेलोनिक। तो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाते जाइएगा, नंबर ऑफ कार्बन्स, ये यार मैं गलत बना रहा हूँ शायद, ऊपर यही वाला होता है ऑक्सैलिक, सॉरी भाई,
मुझे लग रहा है कि यही ऑक्सैलिक होता है, ये ऑक्सैलिक होता है, ठीक है ना। ऑक्सोलेट लिगेंड के तौर पे भी काम में यूज किया जाता है ना, तो C2O4। अरे भाई ठीक तो था यार, यही था। ये दोनों ही गलत बनाए भाई मैंने। अभी मैं सही वाला बनाता हूँ। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है आपको देखो। ऑक्सैलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद इनके बीच में कार्बन घुसाते जाना बस, ठीक है। तो ये कुछ भाई आपका जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की ट्रिक मैंने बता दी है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉमन नेम ऑफ पेंटेनोइक एसिड, भाई ये वैलेरिक एसिड को ही कॉमन नेम होता है भाई। बिल्कुल भी कुछ समझाने का नहीं है, याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। द लेंथ ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड्स इन अमाइन, तो ये भाई बेसिकली यही होती है। इसमें भी मैं कुछ समझा नहीं सकता भाई, बिल्कुल भी कुछ समझाने का नहीं है। अगर आपको याद है तो आप कर जाएंगे, वरना बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, देखिए भाई यहां पे आपका ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। बेंजोफिनोल बोल सकते हैं आप इसको, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है ना। बेंजोफिनोन तो नहीं बोलेंगे यार, एसिटोफिनोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एसिटोफिनोन। इससे ये कैसे बनेगा? देखिए हो क्या रहा है ना बेसिकली स्टूडेंट, यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इससे प्रोडक्ट बन रहा है C6H5 एंड CH2CH3। बेसिकली अगर आप नोट करें स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो काम हो रहा है ना, C डबल बॉन्ड O CH2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा कारनामा दो रिएक्शंस बड़ा जबरदस्त करती हैं। एक का नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें हम जिंक अमलगम यूज करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, वो भी C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देती है। और दूसरा का नाम होता है दैट इज वुल्फ किशनर रिडक्शन, उसमें हम हाइड्रोजन यूज करते हैं NH2NH2। तो बस काम खत्म हो गया। द अबव रिएक्शन कैन बी अचीव्ड यूजिंग, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, ये रिडक्शन होती है। तो एसेंशियल रिडक्शन जरूर करता है, बट वो इसको CH2 में कन्वर्ट नहीं करता, हटा दीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज, ये कोई रिडक्शन रिएक्शन होती ही नहीं है ना, ये कोई रिडक्शन रिएक्शन होती ही नहीं है। उसके बाद दिस इज हाइड्रोजन, एंड बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा। दिस इज वुल्फ किशनर रिडक्शन। इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो वुल्फ किशनर रिडक्शन होता है भाई। और ये क्या करती है, ये भी एंड साथ में क्लेमेंसन, जिंक अमलगम एंड HCl, वो भी यही काम करती है कि C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर देती है। लास्ट वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, बट इसको इसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये काम तो दो ही रिएक्शन ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं, वैसे एक दो और भी होती हैं, लेकिन ये काफी फेमस है, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट क्या कह रहा है, द C डबल बॉन्ड CO बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यार, मतलब अगर आप देखेंगे इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको आइडिया है तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए C डबल बॉन्ड O एंड ये आपका O एंड ये आपका H एंड ये आपका, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कह रहा है भाई, देखिए C और O का बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक sp2 हाइब्रिडाइज वाला और एक sp3 हाइब्रिडाइज वाला। देखिए स्टूडेंट, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं इसकी तो पक्का ही sp2 है। अब इसकी देखेंगे, इस वाले की sp3 है, और इस वाले की अगर आप देखेंगे ये भी sp2 ही है, ये भी sp2 है। तो कह रहा है CO बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज, ठीक है। तो sp2 sp3 सोर्टर, ये sp2 और ये sp3 है, क्या ये सोर्टर होगा? समझते हैं आगे। sp2 sp3 लॉन्गर, अच्छा जी। sp3 सोर्टर, sp3 तो कुछ है ही नहीं, इसको तो हटा दो, इसको भी हटा दो, sp3 जैसा कुछ नहीं। अब इन दोनों में से आएगी बात। भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे जाता है, और ये बेसिकली आपका अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर सकता है ना, ये डोनेट कर सकता है। तो ये बेसिकली देखिए, वैसे तो बात ये है कि ये भी sp2 ही होता है इनडायरेक्टली। अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो ये भी sp2 ही है, तो कोई मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बन ही नहीं रहा। और हमें पता है कि ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, ना ही ये बॉन्ड परमानेंट, डबल बॉन्ड है। ये सिंगल से ज्यादा कैरेक्टर रख रहा है और ये डबल से कम कैरेक्टर रख रहा है ना। तो इसको बेसिकली हम यही बोलेंगे कि ये सोर्टर ही होगा भाई। क्या होगा, ये आपका देखने से ये लग रहा है कि ये बॉन्ड लॉन्गर नहीं है, लेकिन ये सोर्टर ही होता है, ठीक है। तो यही इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बन सकता है। ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग दिए हुए कई क्वेश्चंस के, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, GOC का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज
हाईएस्ट पीकेए, आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो आपका क्या होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए। तो पीकेए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहला है डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। देखिए भाई सबसे पहले तो हम एसिटिक एसिड को ही बना लेते हैं, दिस इज योर एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद भाई आप अगर इसके ऊपर फ्लोरीन लगाते जाओगे, मान लो एक में एक लगाए, एक में दो लगाए और एक में तीन, तो एफ जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है स्टूडेंट, एफ जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो उस प्रोटॉन को निकाल देना, प्रोटॉन निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बने उसकी स्टेबिलिटी देख लेना। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। तो हमें पता भाई माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करेगा। अगर ज्यादा इंडक्टिव लगेगा तो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो सबसे अच्छा एसिड अगर आप मुझसे पूछोगे दैट इज ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। लेकिन आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछी है, आपसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके पूछी है। तो जो सबसे बेकार एसिड होगा उसकी पीकेए वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो सबसे बेकार एसिड हमारा यहाँ पे एसिटिक एसिड ही है, क्योंकि ये तीनों एसिटिक एसिड से अच्छे एसिड हैं, क्योंकि इनके अंदर माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। अमाइंस हैव, अमाइंस जो होते हैं हमारे, क्या वो नॉन नेचर के होते हैं? नहीं भाई, अमाइंस तो पोलर नेचर के ही होते हैं। जैसे अमोनिया से एग्जांपल लगा लो, अमोनिया तो पोलर नेचर का होता है भाई अमोनिया तो। एंड RnH2 तो बेसिकली आपका कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो वो पोलर नेचर के होते हैं। पहला तो बिल्कुल हाई बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर कंपाउंड्स, बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए जो पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल भी काफी टाइप की होती है स्टूडेंट। लेकिन अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो डाइपोल डाइपोल बनाते हैं। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी टाइप की होती है और उन्हीं में से एक टाइप होती है डाइपोल डाइपोल। और ये जो डाइपोल डाइपोल होती है सबसे वीकेस्ट नहीं होती, सबसे वीकेस्ट होते हैं लंदन फोर्सेस, है ना, जो बेसिकली नोबल गैसेस शो करती है, जो दो नॉन पोलर कंपाउंड शो करते हैं। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अच्छी होती है, इसीलिए ये बिल्कुल ये बात बोल सकते हैं कि भाई जो आपका है ना, जो आपका नॉन पोलर होते हैं वो तो लंदन फोर्सेस शो करते हैं, तो उनसे स्टेबल, उनसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है डाइपोल डाइपोल। इसलिए ये बिल्कुल सही बात है, हाई बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स नहीं, अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे भी सेम रीजन है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, हाई बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई बिल्कुल मतलब छोड़ने वाला, स्किप करने वाला, अगर आपको आइडिया नहीं तो स्किप कीजिए, नेगेटिव मार्किंग है, स्किप कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को। फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइज एट द टेम्परेचर दैट इज, मुझे तो लगता नहीं किसी स्टूडेंट को ये याद होगा भाई, बुक्स के अंदर आपको मिलेगा नहीं है कुछ। तो भाई आंसर ये दिया हुआ, मुझे भी नहीं पता कि पक्का ही करेक्ट है या नहीं है, तो मैंने इसको ज्यादा चेक भी नहीं किया है, आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि भाई ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है। देखिए इस एग्जाम का जो खेल है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ DSSB का, काफी क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ेंगे। अगर आप तुक्का लगाने जाओगे आप नेगेटिव होके आओगे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस याद रखने वाला है ही नहीं भाई, इसको स्किप कीजिए जितना हो सकता है। हाँ अगर आता है तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ दिस ये एक टेस्ट है भाई, नाइट्रोसो रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग सेकेंडरी अमाइंस, बिल्कुल करेक्ट है ये भाई, बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शंस या टेस्ट होता है, ये किसके लिए? सेकेंडरी अमाइन के लिए होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। Lieberman's नाइट्रोसो टेस्ट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। सेकेंडरी अमाइंस स्पेशली या वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवानी, तो वो क्या बनाते हैं? एन नाइट्रोसो अमाइन। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? वो एन नाइट्रोसो अमाइन बनाते हैं। वेयर दिस इज एन नाइट्रोसो मिथाइल अमीन, ये इस प्रकार से कोई प्रोडक्ट बन जाता है। तो स्पेशली सेकेंडरी अमाइंस, स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका सेकेंडरी अमाइंस के लिए टेस्ट होता है, याद रखने वाला है टोटली। इसकी रिएक्शंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होती है। बेंजल्डिहाइड को बेंजाइल अमीन के अंदर कन्वर्ट करना है,
बेंजल्डिहाइड है जी ये हमारा, देखते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो ये है जी हमारा बेंजल्डिहाइड। इसको हमने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, बेंजाइन अमीन के अंदर, बेंजाइन अमीन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सॉरी, बेंजाइन अमीन में बना देता हूं भाई अभी। तो ये आएगा आपका CH2NH2, इसके अंदर कन्वर्ट कर दीजिए और बताइए क्या बनेगा। तो देखिए PbR3 तो ऐसा कुछ नहीं करता है बेसिकली, और ये भी आइडिया लगाइए नाइट्रोजन कहां से आएगा, PbR3 मान लेते तो नाइट्रोजन कहां से आएगा, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो ये ऑक्सीडेशन करता है, तो यहाँ पे भी कोई रोल नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे है ना, ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो भाई अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, अगर आप यहाँ पे अमाइड बन जाएगा भाई, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, अमाइड ना, ये क्या बनेगा जी, अमाइड। पहला, अगर आप इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन अमाइन के साथ कराएंगे, अमाइड बनेगा, और अमाइड का फिर आपने क्या कर देना जी, रिडक्शन, H2 और निकल की प्रेजेंस में क्या कर देना है, रिडक्शन। रिडक्शन करने के बाद ये आपका बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अमीन के अंदर। तो बेंजल्डिहाइड बेंजाइल अमीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ भाई, ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। द वर्ड पॉलीमर इज डिराइव्ड ओरिजिनली द फ्रॉम वर्ड। आप बार बार ये बात पढ़ते होंगे भाई, ग्रीक से, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ये बिल्कुल सही है भाई। तो ये पोलस एक तो वर्ड ये था, और एक मैरोस, ये ग्रीक वर्ड ही थे भाई दोनों। पोलस का मतलब था बेसिकली मैनी, पोलस का मतलब होता है मैनी, और मरेश का मतलब था पार्ट, ऐसे करके कुछ। तो ये भाई बिल्कुल ग्रीक भाषा के ही वर्ड होते हैं, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाइबर, इनमें से कौन सा फाइबर नहीं है। तो नियोप्रीन एंड मायोसिन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ठीक है, नाइलॉन 6 भी फाइबर होता है भाई, ये भी फाइबर होता है। और इसका तो मैं आपको नाम भी बता दूं, इसका जो वो होता है मोनोमर, उसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। और इसको बनाया भी जाता है भाई, हमारे पास एक रिएक्शंस का मैकेनिज्म होता है भाई, नाम है बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट की हेल्प से हम इसकी फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जो नियोप्रीन होता है ना भाई आपका, एक तो आइसोप्रीन होता है और एक नियोप्रीन। नियोप्रीन बेसिकली क्या होता है, ये आपका सिंथेटिक रबड़ होता है भाई, बेसिकली ये आपका सिंथेटिक रबड़ होता है भाई, सिंथेटिक रबड़ होता है। तो ये बेसिकली फाइबर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है भाई। तो चलिए हम हमारे लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, Ti यानी कि टाइटेनियम आयन इन जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज एज्यूम्ड टू बी। देखिए भाई, जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपका TiCl3 भी लिख दिया जाता है एंड TiCl4 भी लिख दिया जाता है। तो यहां पॉइंट ऑफ व्यू से 3 आनी चाहिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड 0 आ रहा है, तो इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इनमें से फिर कौन से वाला भी होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 4th ही करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये था हमारा पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 था या 8 था, सॉरी पार्ट नंबर 8 था हमारा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे 180 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के वो कंप्लीट हो जाएंगे, और जो 20 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के होते हैं बीएड रिगार्डिंग टीचिंग, तो वो मैं नहीं करवाने वाला, ठीक है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।